एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि प्योबोल सांपों के बीच में बेहोश पड़ा हुआ है। तभी सारे के सारे सांप उसे जगह जगह काटने लगते हैं। जैसे ही सांपों का जहर प्योबोल की बॉडी के अंदर जाता है, प्योबोल को होश आ जाता है। प्योबोल मन ही मन कहता है, उन लोगों को क्या लगा था, अगर वो मुझे सांपों के बीच में फेंक देंगे तो क्या ये सांप मुझे खा जाएंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि प्योबोल को जैसे जैसे वो सांप काटते हैं, प्योबोल की पूरी बॉडी हील हो जाती है। प्योबोल एक सांप को पकड़ता है और उसे खा जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ हमें हड्डियों के ढांचों को दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है। एक सांप रेंगते रेंगते प्योबोल की बॉडी पे चढ़ जाता है। जैसे ही वो सांप प्योबोल की गर्दन के पास पहुंचता है, प्योबोल उस सांप को जिंदा खा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्योबोल की बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और उसके बालों का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब प्योबोल खड़ा होता है तो उसके बाल नीचे ग्राउंड को टच कर रहे थे, यानी प्योबोल को यहाँ पे पड़े पड़े काफी दिन गुजर चुके हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि ये बाटांग सिटी है। तभी हमें एक मार्शल आर्टिस्ट की चीख सुनाई देती है। किसी ने एक मार्शल आर्टिस्ट को बिल्डिंग से उठा के नीचे फेंक दिया था। हमें दिखाया जाता है कि ये प्योबोल है। प्योबोल एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। प्योबोल किसी से कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, मुझे 3 दिन तक परेशान मत करना। होटल की मालकिन प्योबोल को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और मन ही मन कहती है, इसने किस तरह की इविल टेक्निक का इस्तेमाल किया। होटल की मालकिन के बाजू में एक और बंदा खड़ा हुआ था। वो प्योबोल से कहता है कि तुमने बाटांग के मार्शल आर्टिस्ट से पंगा लिया है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे पंगा लेके बच जाओगे। लेकिन प्योबोल उसकी मुंह पे बेइज्जती कर देता है। प्योबोल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे ग्रुप का नाम पहले कभी नहीं सुना। इतना कहते ही प्योबोल अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे एनर्जी के बने धागे रिलीज होते हैं और उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को जकड़ लेते हैं। प्योबोल उन दोनों को ही बेहोश कर देता है। होटल की मालकिन मन ही मन कहती है, इसने बस अपने एक फ्लिक से इन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को बेहोश कर दिया। आखिर इसके जैसा मार्शल आर्टिस्ट सिचुआन में क्या कर रहा है, ये जो भी कोई है बहुत खतरनाक है, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। इतना सोचने के बाद होटल की मालकिन प्योबोल से माफी मांगती है और प्योबोल को बताती है कि आप यहाँ पे जब तक आराम करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बस आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। उसकी बात सुन के प्योबोल उसे घूर के देखता है, जिसकी वजह से होटल की मालकिन की फट जाती है। होटल की मालकिन मन ही मन सोचती है कि आखिर एक इंसान ऐसे कैसे देख सकता है, इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे एक सांप मुझे देख रहा हो। प्योबोल होटल की मालकिन को बताता है, 3 दिन, मैं 3 दिन तक आराम करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 दिन तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहने के बाद प्योबोल अपनी टेक्निक का असर खत्म कर देता है। होटल की मालकिन प्योबोल की बात मान जाती है और प्योबोल से उसका नाम पूछती है, जिसके बाद प्योबोल काफी ज्यादा कूल अंदाज में उसे अपना नाम बताता है। और भाई उसने उस लड़की को कैसे गले लगा रखा है वो मत देखना। ओके, तो यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। होटल के गेट से कोई अपना पैर बाहर रखता है और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि प्योबोल है। भाई वैसे मैं सच बात बताऊं, ये लड़कियों से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर तुम्हें भी लग रहा है तो कमेंट करके बता दो। होटल की मालकिन प्योबोल के लिए खाना लाती है और प्योबोल को बताती है कि अगर आपको रास्ते में भूख लगे तो आप इसे खा सकते हो। प्योबोल बिना कुछ कहे खाना लेके सीधा यहाँ से निकल जाता है। प्योबोल के जाने के बाद मालकिन उसी लड़की से पूछती है, क्या तुम इसे जानती हो, आखिर ये है कौन। वो लड़की बताती है कि वो उसे नहीं जानती, वो तो बस एक रैंडम गेस्ट था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। काफी तेज बारिश हो रही थी और एक टूटे फूटे घर में प्योबोल बैठा हुआ था। प्योबोल बैठा बैठा मन ही मन सोच रहा था कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा अमेजिंग है। उस केव में पड़े पड़े पूरे 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने पास्ट के बारे में नहीं भूल पाया हूँ। अगर मैं ऐसे ही अपने पास्ट के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैं चेंगडू सिटी में जाऊंगा तो मुझे इमाई सेक्ट और किंगचैंग सेक्ट की काफी ज्यादा न्यूज मिल जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की और उसके साथ 2 लड़के बारिश से बचने के लिए उसी घर की तरफ आ रहे थे। वो लड़की बारिश में भीगने का सारा ब्लेम अपने टीममेट पे डाल देती है। उसका टीममेट कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना बारिश करवाई है। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम ही रास्ता भूल गए थे, तुम्हारी वजह से ही हम भीग गए। और भाई उस टकले मोंग का तो अलग ही चल रहा था। वो बुद्धा से कहता है कि तुमने मुझे ऐसे टीममेट क्यों दिए, जिसकी वजह से उन दोनों को टकले पे गुस्सा आ जाता है। तभी उस लड़की का ध्यान प्योबोल पे जाता है। टकला मोंग कहता है, हमारे आने से पहले कोई और यहाँ पे आ गया। लेकिन वो लड़की प्योबोल को देख के कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, मुझे लगा नहीं था मैं इतने ज्यादा हैंडसम बंदे से यहाँ पे मिलूंगी। जो सुन के उसका टीममेट कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं रास्ता नहीं भूलता तो तुम इससे कभी नहीं मिल पाती। लेकिन वो लड़की उसका मुंह बंद करवा देती है। वो लड़की प्योबोल को बताती है कि मेरा नाम रेंजू है और तुम्हारा नाम क्या है। प्योबोल उसे अपना नाम बता देता है, लेकिन वो लड़की तो प्योबोल को ऐसा करता हुआ देख के दीवानी हो जाती है। उसका टीममेट बताता है कि जब भी ये किसी हैंडसम बंदे को देखती है तो पता नहीं इसे क्या हो जाता है, ये बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करने लगती है। फिर वो प्योबोल को बताता है कि
मेरा नाम डाओसी है और हमें इस टकले मोंग का नाम तो पता ही है, टकला मोंक। रेंजू पियोबोल से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पियोबोल उसे बताता है कि वो चेंगडू सिटी में जा रहा है। रेंजू पियोबोल को बताती है कि वो भी चेंगडू सिटी में जा रही है, जिसके बाद वो पियोबोल को ऑफर देती है कैसा रहेगा कि वो लोग साथ में सफर करें। पियोबोल उन तीनों की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, देखने से ऐसा लगता है ये बस 3 रैंडम लोग हैं, लेकिन असलियत में ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये टीम अप करके किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन रेंजू को देखने से लग नहीं रहा है कि ये इनकी लीडर है। पियोबोल उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और हमें बताता है कि इनका लीडर पक्का बहुत पावरफुल होगा और पियोबोल वाकई में उससे मिलना चाहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है। शिप के अंदर मजदूर कुछ बोरियां चढ़ा रहे थे। डाओसी कहता है कि हम बहुत ज्यादा लक्की हैं, ये लोग 1 घंटे में यहाँ से जाने वाले थे, ये तो अच्छा हुआ कि हम टाइम पे आ गए। लेकिन रेंजू कहती है कि उसे ऐसी शिप्स के अंदर जाना पसंद नहीं है। फिर वो पियोबोल से पूछती है कि तुम चेंगडू क्यों जा रहे हो। पियोबोल बताता है कि वो अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए जा रहा है। रेंजू पूछती है कि तुम्हारे कौन से साथी वहाँ पे रहते हैं। पियोबोल बताता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे उसे मिलना है और उनसे अपना हिसाब बराबर करना है। फिर पियोबोल उससे पूछता है कि वैसे तुम वहाँ पे क्या करने के लिए जा रही हो। रेंजू बताती है कि वो बिजनेस करने के लिए जा रही है, लेकिन पियोबोल उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई सामान ही नहीं है, फिर तुम बिजनेस किस चीज का करोगी। रेंजू पियोबोल को बताती है तुम उन चीजों का भी बिजनेस कर सकते हो जो दिखाई नहीं देती। तभी डाओसी पूछता है कि पियोबोल तुम कौन से क्लैन से बिलोंग करते हो। पियोबोल बताता है कि वो किसी भी क्लैन से बिलोंग नहीं करता, जिसके बाद वो सिर्फ चेंगडू सिटी की तरफ रवाना हो जाती है। शिप के अंदर सभी के सभी खुश थे। पियोबोल बैठा बैठा उन सभी को देख रहा था। तभी रेंजू पियोबोल के बाजू में आके बैठ जाती है और पियोबोल के साथ फ्लर्ट करने लगती है। टकला मोंक डाओसी से कहता है कि हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। डाओसी मोंक को बताता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, वो जो भी कर रही है उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया होगा। तभी इनकी शिप की तरफ एक और शिप आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि ये पायरेट्स की शिप है और ये लोग इन्हें लूटने के लिए आए हैं। शिप का मालिक कहता है कि पायलट्स आ गए, जल्दी से अपने हथियार उठा लो। लेकिन सारे के सारे नौकर चाकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी डाओसी उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें मदद चाहिए। वो डाओसी से पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन डाओसी कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ। तभी वो टकला मोंक बहुत गुस्से में वहां से निकलता है और एक शिप से जंप करके सीधा पायरेट्स की शिप पे आ जाता है। टकले मोंक की फाड़ू एंट्री देख के पायरेट्स भी डर जाते हैं, लेकिन फिर वो सारे के सारे पायलट्स टकले पे अटैक कर देते हैं। भाई अपना टकला अकेले ही सारे के सारे पायलट्स को रोक लेता है, जो देख के शिप में मौजूद सारे के सारे बंदों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो टकले से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। डाओसी शिप के मालिक से कहता है तुमने देखा ना, टकले ने उनकी बैंड बजा दी, चलो अब हम पैसे की बात कर लेते हैं, तुम मुझे 500 सिल्वर न्यांग दोगे। यहाँ भाई अपना टकला मोंक अलग ही फॉर्म में पायरेट्स की बैंड बजा देता है। पायरेट्स की ठुकाई करने के बाद मोंक वापस अपनी शिप पे आ जाता है। डाओसी कहता है टकले तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन टकला मोंक कहता है कि अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अगली बार से जो भी होगा उसे रेंजू हैंडल करेगी। लेकिन डाओसी कहता है कि वो हमारी वाइस लीडर है, भला वो मेरी बात क्यों मानेगी। नहीं तुम मुझे पिटवाना तो नहीं चाहते टकले। लेकिन रेंजू तो अलग ही फ्लर्ट करने में लगी हुई थी। रेंजू पियोबोल से कहती है तुम्हारे पास चेंगडू में रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम हमारे साथ आके रह सकते हो। लेकिन पियोबोल उससे कहता है कि उसे अकेले रहना पसंद है। भाई इस लड़की को पियोबोल की हर बात कूल लगती है। ये सब देख के डाओसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। लेकिन डाओसी मन ही मन कहता है जब पायरेट्स यहाँ पे आए थे तो ये लड़का बिल्कुल नहीं डरा था, इतनी भयानक सिचुएशन में होने के बाद भी ये नहीं डरा, लगता है कि इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। रेंजू पियोबोल से रोते हुए कहती है मैं तुम्हें पटाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहे। पियोबोल उसके मुंह पे कह देता है अगर गुलाब जहरीला हो तो उसे हाथ नहीं लगाया जाता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुलाब कितना ब्यूटीफुल है। जो सुन के रेंजू एकदम इविल फेस बना लेती है। फिर वो अगले ही पल पियोबोल से कहती है तुम मानते हो ना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। पियोबोल ये बात समझ जाता है कि ये लोग बेगा बॉन्ड्स हैं। बेगा बॉन्ड्स ऐसे बंदे होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए। ये ज्यादातर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ काफी ज्यादा फाइट चल रही हो सकता है चेंगडू सिटी में काफी ज्यादा फाइट चल रही हो, लेकिन चेंगडू सिटी के अंदर एमआई सेक्ट और किंग चैंग सेक्ट आते हैं, भला उनके होते हुए वहाँ पे फाइट कैसे हो सकती है। फिर पियोबोल अंदाजा लगाता है कि उन दोनों सेक्ट के अंदर फाइट हो रही होगी, जो सोच के पियोबोल को अलग ही लेवल की शांति मिल जाती है। यहाँ से सीन कट हो जाता है, सिर्फ एक जगह पे आके रुक जाती है। डाओसी घोड़े पे बैठ के पियोबोल से कहता है हमें कल सुबह तक चेंगडू सिटी में जाना है
तुम्हारा क्या? पियोबोल उन्हें बताता है कि आज रात वो यहीं पे रुकेगा। रेंजू पूछती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, तुम हमारे साथ चलो, लेकिन पियोबोल बताता है कि उसे यहाँ पे कुछ काम है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकता, लेकिन जब भी वो चेंगडू सिटी के अंदर आएगा वो तुम लोगों से मुलाकात जरूर करेगा। जिसके बाद डाओसी, टकला, मोंक और रेंजू वहां से चले जाते हैं और अपना पियोबोल एक होटल की तरफ चला जाता है। होटल के अंदर काफी ज्यादा नशेड़ी बैठे हुए थे। होटल का मालिक पियोबोल से पूछता है, तुम यहाँ खाना खाने के लिए आए हो या रहने के लिए आए हो? पियोबोल बताता है कि वो दोनों चीजों के लिए आया है, लेकिन सबसे पहले उसे खाना चाहिए। होटल में बैठे सारे के सारे नशेड़ियों को पियोबोल काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता है। एक नशेड़ी तो ये भी कह देता है ये तो लड़कियों से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। दूसरा नशेड़ी कहता है हो सकता है ये सच में लड़की हो और इसने लड़के की ड्रेस पहनी हो। तभी होटल का मालिक पियोबोल को खाना लाके दे देता है। जैसे ही पियोबोल खाना खाने लगता है वहाँ पे एक नशेड़ी आ जाता है और वो पियोबोल से कहता है, ओए लड़के, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई है कि तुम लड़कों के कपड़े में एक लड़की हो। जो सुन के पियोबोल उससे कहता है कि तुम अपनी शर्त हार जाओगे। वो नशेड़ी पियोबोल से कहता है तो तुम एक लड़के हो। पियोबोल कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक लड़का हूँ? तभी सारे के सारे नशेड़ी चिल्लाने लगते हैं, जल्दी से उसके कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ दो, अगर तुमने उसके कपड़े फाड़ दिए तो मैं तुम्हें दारू पिलाऊंगा। जो सुन के वो नशेड़ी पियोबोल के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पियोबोल उसकी आंख में वो छोटी सी लकड़ी घुसा देता है। मुझे नहीं पता ऐसे क्या कहते हैं, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बता देना। जिसकी वजह से लिटरली उस बंदे की आंख फूट जाती है। उसके साथ ही ये देख के पूरी तरह से डर जाते हैं। वो नशेड़ी मन ही मन कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इसने बस एक मजाक की वजह से मेरी आंख फोड़ दी। पियोबोल उसे बताता है कि तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा खराब हैं कि वो अपने सामने से आ रही चीज को देख नहीं पाती। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारी आंखें फूट जाएं, इसीलिए अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ने वाला हूँ। पियोबोल की ये बात सुन के भाई उस बंदे की बहुत ज्यादा फट जाती है, लेकिन पियोबोल एक झटके से उसके पास आता है और उसकी दूसरी आंख में भी डंडी घुसा देता है। वैसे इस डंडी का नाम कमेंट में बता देना। अब तो भाई सारे नशेड़ियों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पियोबोल और भी डंडियां उठा लेता है और एक एक करके काफी ज्यादा फैंसी स्टाइल में उन सभी को मारता है, जिसकी वजह से सारे के सारे नशेड़ियों की बाट लग जाती है। पियोबोल उन नशेड़ियों से कहता है कि तुम्हें अपने एक्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें चेंगडू सिटी का सीन दिखाया जाता है। चेंगडू सिटी के अंदर ये तीनों अजूबे पहुंच चुके थे। डाओसी बताता है यहाँ पे जितने भी लोग घूम रहे हैं उनमें से आधे लोगों के पास वेपन है। जो सुन के रेंजू कहती है यही तो मौका है पैसे कमाने का। टकला मोंग कहता है हे भगवान, कितने बुरे दिन आ गए हैं, दूसरों की बुरी किस्मत से हमें पैसे कमाने पड़ रहे हैं। रेंजू टकले मोंग से कहती है वो उसके बकवास लेक्चर नहीं सुनना चाहती। तभी डाओसी बताता है हमें जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच गए। जब रेंजू उस घर के अंदर देखती है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत ही जाके अपने टीम लीडर को गले लगा लेती है। उनका बॉस कहता है तुम सभी टाइम पे आए हो। हमें बताया जाता है ये ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स का लीडर है, इसका नाम है जांग मुरेंग। टकला मोंक और डाओसी अपने लीडर को ग्रीट करते हैं। उनका लीडर भी वैसे काफी पोलाइट है, वो भी अपने बंदों को अच्छी तरह से ग्रीट करता है। डाओसी लीडर को बताता है काफी टाइम हो गया लेकिन उसने ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया। लीडर बताता है पैसा कमाने के लिए ही तो हम यहाँ पे बैठे हैं। डाओसी अपने कैप्टन से कहता है क्या वाकई हम उस मैटर के बीच में पड़ने वाले हैं? उसका लीडर मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है तो तुम जा सकते हो, लेकिन डाओसी घबराते घबराते माफी मांग लेता है। रेंजू कैप्टन से पूछती है क्या ये एमआई सेक्ट और किंगचंग सेक्ट के बीच का मसला है? डाओसी रेंजू को बताता है कि सभी को पता है, वो दोनों सेक्ट पिछले 7 सालों से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। उनका कैप्टन बताता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो क्यों फाइट कर रहे हैं कोई नहीं जानता। उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां हुई और काफी बड़े बड़े बैटल हुए, लेकिन उन दोनों के बैटल करने की वजह से यहाँ के लोग 2 हिस्सों में बट गए और मुझे पूरा भरोसा है उनके बीच में काफी बड़ी फाइट दोबारा होगी। रेंजू कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो लोग आपस में फाइट कर क्यों रहे हैं। उनका कैप्टन बताता है ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है हमारे पास अभी मौका है, हम सभी अपने अपने सपने सच कर सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। पियोबोल सीढ़ियां उतर के नीचे आ रहा था। होटल का मालिक अपने होटल की सफाई कर रहा था। जैसे ही वो पियोबोल को देखता है बहुत ज्यादा डर जाता है और मन ही मन कहता है किसने सोचा था इतना ब्यूटीफुल लड़का इतना खतरनाक होगा, मैं तो चाहता हूँ बस ये मेरी होटल से निकल जाए। पियोबोल सीधा उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है सिचुआन के मसलों के बारे में किसे सबसे ज्यादा पता है। होटल का मालिक पूछता है कि तुम कैसे मसलों के बारे में बात कर रहे हो। पियोबोल बताता है कि मैं सेक्ट के बीच में लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ। होटल का मालिक बताता है तब तो तुम्हें फायर ड्रैगन रूम की तरफ जाना चाहिए, वो लोग वेपन बेचने का काम करते हैं, अगर तुम उनसे वेपन खरीदोगे तो वो तुम्हें सारी न्यूज दे देंगे। पियोबोल भी उसी दुकान की तरफ निकल जाता है। एक लड़का हथौड़े से ठोक ठोक के वेपन बना रहा था। पियोबोल भी खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। तभी वहाँ एक
और बंदा आता है और उस लड़के को गाली देने लगता है और उस लड़के को गाली देते हुए कहता है, हमने तुझसे कब कहा कि तू हथौड़ा इस्तेमाल कर। इतना कहते कहते भाई वो उसे पीटने लगता है और उसे काफी गंदे तरीके से ट्रीट करता है और बाद में उसे ये कह के भगा देता है कि जाके घर के काम कर। तभी उसका ध्यान प्योबुल पे चला जाता है। वो प्योबुल से पूछता है कि सर आपको क्या खरीदना है, लेकिन प्योबुल उससे पूछता है कि उस लड़के ने क्या गलत किया था। वो मोटा सा लड़का पूछता है, क्या तुम टांग सोचू के बारे में बात कर रहे हो? मोटू बताता है कि मैंने सुना है वो टांग फैमिली का डिसेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा है। जो सुन के प्योबुल पूछता है, क्या टांग फैमिली के डिसेंडेंट हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मोटा बताता है, काफी टाइम पहले टैंग क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये सब डेमोनिक क्लैन की वजह से हुआ था। टांग क्लैन ने डेमोनिक क्लैन की साइड ली और उनकी तरफ से फाइट की, जिसकी वजह से टांग क्लैन से दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान गुस्सा हो गया और उसने टांग फैमिली के सारे बिजनेस बंद करवा दिए और उन्हें ऑर्डर दिया कि वो किसी के भी साथ बिजनेस नहीं करेंगे और इसीलिए सारी की सारी टांग फैमिली बर्बाद हो गई। जो सुन के प्योबुल कहता है, बुरा इसके पूर्वजों ने किया, लेकिन भुगतना ऐसे पड़ रहा है। मोटा बताता है, इसमें किसी और की गलती नहीं है, ये सब टांग फैमिली ने खुद ही किया है। लेकिन सर आप क्या खरीदने के लिए आए हो? प्योबुल बताता है कि उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, इसमें फ्लाइंग स्वॉर्ड का मतलब कुछ अलग है। इस सीरीज के अंदर फ्लाइंग स्वॉर्ड का मतलब ऐसी स्वॉर्ड है जिसे कोई भी फेंक के मार सकता है या फिर उसे एनर्जी के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। मोटा प्योबुल को बताता है कि उनके सारे के सारे वेपन पीछे की साइड रखे हुए हैं। अगर प्योबुल को वेपन चाहिए तो उसे पीछे की साइड जाना पड़ेगा। प्योबुल मोटे से पूछता है, तुम्हारे पास ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं क्या? मोटा काफी ज्यादा खुश होकर बताता है कि हाँ, हमारे पास तो डबल से भी ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इमाई सेक्ट और किंग चैंग सेक्ट फाइट कर रहे हैं और उनकी वजह से काफी सारे ग्रुप अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत काम आ रहा है। हमें टांग सीचू का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़के मिलके उसे बहुत ज्यादा पीट रहे थे। अभी अचानक टांग सीचू के सामने एक ब्लेड गिरती है। प्योबुल वहां पे आके कहता है कि इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार तुम्हारी वैल्यू इंसानों की नजर में गिर गई, फिर तुम्हारी जिंदगी कुत्ते से भी बुरी हो जाती है। अगर तुमने कुत्ते की तरह जीने की आदत डाल ली तो ये तुम्हें मरते दम तक टॉर्चर करेंगे। क्या तुम एक कुत्ते की तरह जीना चाहते हो? जो लड़के टांग सीचू को ठोक रहे थे वो प्योबुल से कहते हैं, ओए बच्चे अपना मुंह बंद कर, ये हमारे बीच का मामला है, यहाँ से निकल जा। लेकिन प्योबुल उन पे ध्यान ही नहीं देता और टांग सीचू से कहता है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। टांग सीचू बड़े गौर से प्योबुल की बातें सुन रहा था। एक लड़के को ये देख के काफी गुस्सा आ जाता है कि प्योबुल उसे लगातार इग्नोर किए जा रहा है। इससे पहले कि वो प्योबुल पे अटैक करता, टांग सीचू भाई उसकी गर्दन पे काट लेता है, जिसकी वजह से वो लड़का चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन टांग सीचू ने उसका गला अभी भी नहीं छोड़ा था। जब वो लड़का उठने की कोशिश करता है तो टांग सीचू उसे ब्लेड से डरा देता है। उसके साथ खड़े दो लड़के कहते हैं, ये तो पागल हो चुका है, अब तो ये इंसानों को ऐसे काट रहा है जैसे कुत्ते काटते हैं। टांग सीचू ने घूर के देखता है और उन दोनों से कहता है कि तुमने मुझे हमेशा एक कुत्ता ही तो समझा है, तो लो अब मैं कुत्ता बन गया। वो दोनों लड़के उससे कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो बच के जा नहीं पाओगे। लेकिन टांग सीचू कहता है कि जो भी अब मुझसे पंगा लेगा मैं हमेशा उसकी गर्दन पे काटूंगा, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम मेरे काटने से मर जाओ तो मुझसे दूर ही रहना। वो लड़के टांग सीचू को गालियां देने के बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा घायल होने की वजह से टांग सीचू गिरने ही वाला था। तभी प्योबुल उसे संभाल लेता है और नीचे नहीं गिरने देता। प्योबुल उसे सहारा देके उसके घर ले आता है। घर में आने के बाद प्योबुल उसे एक जगह पे बिठा देता है। फिर प्योबुल यहाँ वहाँ देख के कहता है कि तुम्हारा घर तो काफी कमाल का है। जो सुन के टांग सीचू कहता है, तुम्हें मेरा घर कमाल का लग रहा है, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? प्योबुल टांग सीचू को बताता है कि वाकई में तुम्हारा घर कमाल का है, क्योंकि मैं तो पिछले 7 साल से सांपों की गुफा के अंदर रह रहा हूँ। टांग सीचू कहता है कि तुम भी बहुत बड़े झूठे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पे भरोसा करूंगा? लेकिन प्योबुल उससे कहता है कि उसे कहीं जाना है। टांग सीचू पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्योबुल टांग सीचू से पूछता है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? जो सुन के टांग सीचू कहता है, अगर वो तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा तो क्या तुम उसे काम दोगे? प्योबुल टांग सीचू को बताता है, हाँ वो उसे पक्का काम देगा। प्योबुल बताता है कि कुछ लोगों ने उसे मारा, पीटा, भगाया, पता नहीं क्या क्या किया, वो बस उसी चीज का बदला लेने के लिए जा रहा है। टांग सीचू पूछता है कि तुम्हारा टारगेट कौन है? प्योबुल काफी ज्यादा सीरियस लुक बना लेता है और फिर टांग सीचू को बताता है उसका टारगेट इमाई और किंग चैंग सेक्ट हैं। जो सुन के टांग सीचुआन के पसीने छूट जाते हैं। वो प्योबुल से कहता है कि तुम अकेले पूरे सीचुआन से फाइट करोगे, लेकिन प्योबुल टांग सीचू से कहता है वो अकेले सबसे फाइट करेगा, भले ये सुनने में
पागलपंती लगती है। पियोबोल टांग सीचू से कहता है कि उसका डैगर वापस दो, वैसे भी उसे फाइट करने के लिए जाना है। टांग सीचू कहता है कि तुम इस कचरे के टुकड़े से फाइट करोगे। पियोबोल उसे बताता है ये कचरे का टुकड़ा उसे 1 सिल्वर न्यांग का पड़ा है। टांग सीचू किसी चीज को निकालते हुए कहता है अगर तुम इस कचरे के साथ फाइट करोगे तो मर जाओगे, ये लो इस कचरे की जगह इन्हें रखो। पियोबोल देखता है कि टांग सीचू ने उसे काफी परफेक्ट ब्लेड दी हैं, जिसे देख के पियोबोल भी इंप्रेस हो जाता है। पियोबोल टांग सीचू से पूछता है तुमने इन्हें बनाया है, लेकिन तुम्हें इन्हें बनाने में काफी ज्यादा मुसीबतें आई होंगी। टांग सीचू बताता है कि ना, उसे कोई मुसीबत नहीं आई, वैसे भी उसके पास काफी खाली टाइम रहता है तो वो इसे चोरी छुपके से बना लेता है। पियोबोल टांग सीचू को बताता है अभी उसके पास पैसे नहीं है, क्या तुम ये वाकई उसे फ्री में देना चाहते हो? टांग सीचू पियोबोल को बताता है कि वैसे भी तुम काफी बड़ी फाइट करने के लिए जा रहे हो, जाओ ले जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, वैसे भी मेरा सेक्ट उन्हीं की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी फैमिली के बंदे सही थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पसंद नहीं करता। टांग सीचू की बात सुनने के बाद पियोबोल स्माइल करता है और वो सारे के सारे ब्लेड बाहर निकाल लेता है। ब्लेड्स को बाहर निकालने के बाद पियोबोल अपनी एनर्जी से उन्हें यहाँ वहाँ उड़ाने लगता है और ऐसा करते हुए पियोबोल काफी ज्यादा कूल दिख रहा था। टांग सीचू को तो भरोसा ही नहीं होता कि उसके सामने अभी अभी हुआ क्या, सारे के सारे ब्लेड हवा में उड़ रहे थे। पियोबोल टांग सीचू से कहता है कि तुम्हारे ब्लेड वाकई कमाल के हैं, इसीलिए अब से मैं इन्हें गोश्त ब्लेड बुलाऊंगा और तुम ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई पियोबोल का नाम ले तो तुम्हें ये गोश्त ब्लेड याद आ जाने चाहिए। टांग सीचू पियोबोल से कहता है कि वो प्रार्थना करेगा कि उसका नाम पूरे सिचुआन में फेमस हो जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक लड़की कुछ वॉरियर्स से कहती है मैं तुम सभी का धन्यवाद करती हूँ जो तुम सभी मेरे बुलावे पे यहाँ तक आ गए। वो सारे वॉरियर्स कहते हैं कि मैडम आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो लड़की उन सभी से कहती है व्हाइट फ्लावर रूम अभी खतरे में है क्योंकि किंग चैंग सेक्ट उसके लिए मुसीबत बन चुका है, लेकिन तुम सभी की वजह से उसे काफी ज्यादा शांति मिलती है। भाई उस लड़की का इतना सा भाषण सुन के सारे वॉरियर्स जोश में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे बचाएंगे। वो लड़की एक्टिंग करते करते कहती है थैंक यू और मन ही मन कहती है सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, इनसे बस 2-4 मीठी बातें क्या कर लो, ये तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वो लड़की उन सभी को बताती है कि हमें एमआई सेक्टर में जाना पड़ेगा, जो सुन के वो सारे के सारे वॉरियर शॉक हो जाते हैं और वो उस लड़की से पूछते हैं क्या वाकई में हमें एमआई सेक्टर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा? अगर हमें आपके साथ एमआई सेक्टर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा तो हम करेंगे। अब तो भाई ये लड़की ओवर एक्टिंग करने लगती है और मन ही मन कहती है वो अपनी ब्यूटी की वजह से एमआई सेक्ट की लीडर बन जाएगी। उन सभी से मीटिंग करने के बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते टाइम उसका ध्यान पियोबोल पे चला जाता है। पियोबोल की लाल आंखें देख के वो लड़की चौंक जाती है, उसे भरोसा ही नहीं होता कि किसी इंसान की लाल आंखें कैसे हो सकती हैं। इसीलिए वो लड़की पियोबोल के पास जाती है और पियोबोल से कहती है मुझे लगता है तुम यहाँ पे पहली बार आए हो, मेरा नाम सन हा है और मैं व्हाइट फ्लावर रूम से हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? पियोबोल उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो लड़की पियोबोल से पूछती है क्या तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट हो? पियोबोल काफी ज्यादा गुस्से से कहता है तुम्हें जो समझना है समझ लो। वो लड़की अभी भी क्यूट एक्टिंग करती है और पियोबोल से कहती है क्या उसने कुछ गलत पूछ लिया? पियोबोल उस लड़की से कहता है कि उसे परेशान करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुन के उस लड़की के पीछे खड़ा मार्शल आर्टिस्ट गुस्सा हो जाता है। वो लड़का पियोबोल से कहता है कि जल्दी से घुटने पे आ जाओ और मैडम से अभी के अभी माफी मांगो, लेकिन पियोबोल काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उस लड़के से कहता है अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो तुम मेरा क्या कर लोगे? पियोबोल को एटीट्यूड में देख के वो लड़का अपनी तलवार लेता है और सीधा बिना कुछ कहे पियोबोल पे अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो तलवार पियोबोल को लगने वाली होती है पियोबोल थोड़ा सा पीछे हट के उसे डॉच कर लेता है। वो लड़का ये देख के हैरान हो जाता है कि पियोबोल बस जरा सा ही पीछे हटा। पियोबोल बस उतना ही पीछे हटा जितना उसे हटना चाहिए था, ना ज्यादा ना कम। जिसके बाद वो लड़का किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी तलवार और उसकी बॉडी में बिजली आ जाती है। उसके चमचे बात करते हैं ये थंडर स्टॉर्म टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर 7 काफी पावरफुल स्ट्राइक हैं। लगता है ये उस लड़के को पक्का मार डालेगा। वो लड़का जब पियोबोल पे अटैक करता है तो पियोबोल साइड में हट जाता है और चुपचाप आगे बढ़े जा रहा था। जिसके बाद वो लड़का काफी सारे अटैक पियोबोल पे करता है, लेकिन पियोबोल बिना उस पे ध्यान दिए आगे बढ़े जा रहा था। काफी ज्यादा ट्राई कर लेने के बाद भी वो लड़का पियोबोल को छू नहीं पाता। पियोबोल सीधा सनहा के सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार जब वो लड़का पियोबोल पे अटैक करता है तो पियोबोल उसके फेस के नीचे हाथ रखता है और उसे जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। सनहा कहती है यंग मास्टर पियोबोल अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वो लड़की उन सभी को रोक लेती है। वो लड़की पियोबोल को बताती है कि जिसने आप पे अटैक किया वो बुरा नहीं है, बस वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा
चिंता करता है, इसलिए उसने आप पे अटैक कर दिया। पियोबुल उस लड़की को बताता है अगर तुमने कोई हरकत कर दी है तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वो लड़की पियोबुल को बताती है कि उस लड़के के बदले की सारी सजा लेने के लिए वो तैयार है। पियोबुल एक बार फिर से उस लड़की से पूछता है क्या वाकई में तुम इसके हिस्से की सजा लेना चाहोगी। सारे के सारे वॉरियर्स उस लड़की को मना कर रहे थे, लेकिन वो लड़की हंसते हंसते मान जाती है। यहाँ से सीन कट हो जाता है। पियोबुल एक बिस्तर से सो के उठता है, वो भी नंगा। जब पियोबुल वहां से उठ के जाने लगता है तो वो लड़की उसे रोक देती है। समझ रहे हो ना इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। वो लड़की पियोबुल से कहती है क्या आप मेरी मदद करोगे, मुझे जो काम है वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन पियोबुल उससे कहता है कि पहले मुझे काम बताओ, अगर मुझे वो काम वाकई इजी लगा तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो लड़की बताती है थंडर क्लैप सेक्ट का लीडर वो मुझसे शादी करना चाहता है और अगर मैंने उसके साथ शादी नहीं की तो वो जाके किंग चैंग सेक्ट के साथ मिल जाएगा और एमआई सेक्ट के साथ साथ मुझे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन पियोबुल उससे कहता है उसे तुमसे और व्हाइट रूम से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की पियोबुल को बताती है अगर तुम उसका काम कर दोगे तो वो तुम्हें एमआई सेक्ट से काफी बड़ा रिवार्ड दिलवाएगी, क्योंकि एमआई सेक्ट के अंदर उसकी आंट रहती है। पियोबुल पूछता है कि तुम्हारी आंट है कौन। वो लड़की बताती है कि उसकी आंट का नाम है जियोंग हावा। जियोंग हावा का नाम सुन के पियोबुल हक्का बक्का रह जाता है और उससे कहता है क्या सच में वो तुम्हारी आंट है। और यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आज का एक्सप्लेनेशन या पिछली 2 वीडियो का एक्सप्लेनेशन, कौन सा एक्सप्लेनेशन बढ़िया था कमेंट करके बता देना। और क्या, तब तक के लिए बाय बाय।